नमस्कार मेरी प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। आज हम लोग एक एनसीईआरटी का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक चलेगा। वो हर एक सब्जेक्ट में होगा, हर एक टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक है, हम लोग क्लास 6 से और इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इतिहास से क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग शुरू करेंगे और 12 तक देखेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास 6 का एनसीईआरटी आज हम लोग इतिहास को देखते हैं। ठीक है, कि पहला चैप्टर क्लास 6 का एनसीईआरटी क्या बोल रहा है हिस्ट्री का। तो पहला चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, पहले हम लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ समझने का कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन समझने का पहले थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इतिहास है क्या। ठीक है, इतिहास क्या है, हम लोग इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इतिहास मेरे प्यारे साथियों एक कल्पना मात्र है। क्या है? एक कल्पना मात्र है। इतिहास क्या है? एक कल्पना मात्र है। ठीक है, इतिहास में हम चीज़ों को कल्पना कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आज से 1000 साल पहले कौन सी घटना घटी, 2000 साल पहले कौन सी घटना घटी, हम उस घटना के बारे में पढ़कर कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ों को हम क्या हो सकता है, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, एक कल्पना करने का हमें तरीका बताता है कि जो चीज़ें आज आप पढ़ रहे हैं वो 1000 साल पहले किस तरह से बीता। एक कल्पना के माध्यम से ही हम उसको समझ सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे कृषि करते थे, कैसे यात्रा करते थे, हम उसको क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्या है? कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों जो आज का समय है, आज से 1000 साल बाद क्या होगा, जब हमारे आने वाले पीढ़ी जब इसके बारे में हम लोग के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, हम लोग को चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। वो क्या कर पाएंगे, एक कल्पना कर पाएंगे कि 1000 साल पहले लोग 4G पे चल रहे थे, 5G पे चल रहे थे। आज उस टाइम मेरे प्यारे साथियों कितने जी आ जाएंगे कोई पता नहीं है। ठीक है, उस टाइम लोग कैसे रहेंगे, कितना टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाएगी किसी को पता नहीं होगा। जो आने वाले पीढ़ी है वो हम लोग पे हंसेंगे कि ये लोग ऐसे रहते थे। जैसे कि पीछे जो घटना घट गई है, 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उसको देखकर हम लोग उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में सोचकर हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करके उसके बारे में सोचते हैं कि लोग कैसे बिना फ़ोन के रहते होंगे, लोग कैसे बिना गाड़ी का, बिना बाइक का, बिना कार का लोग कैसे यात्रा करते होंगे। तो उसके बारे में हम लोग मेरे प्यारे साथियों एक कल्पना कर रहे हैं। और आने वाला जो पीढ़ी है जो हम लोग के बारे में पढ़ेगा वो भी क्या होगा, एक कल्पना ही करेगा। ठीक है, कि इतिहास में 1000 साल बाद जो ये लोग रह रहे थे वो कैसे रह रहे थे। आने वाले पीढ़ी हम लोग पे हंसेंगे कि ये लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। जैसे कि आज से 1000 साल पहले लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, फ़ोन नहीं था, किसी के पास उतना गाड़ी नहीं हुआ करता था। इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों इतिहास को हम एक कल्पना के तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इतिहास मेरे प्यारे साथियों बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि इतिहास कब लिखा जा रहा है। क्या है? इतिहास कब लिखा जा रहा है, इतिहास किसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, और इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कौन है, ये सब बहुत ज़्यादा इतिहास में मेरे प्यारे साथियों मायने रखता है कि इतिहास किस समय पे लिखा जा रहा है, इतिहास किसके द्वारा लिखा जा रहा है और किस व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है। अगर मेरे प्यारे साथियों इतिहास अगर कोई राजा का प्रजा जो है उसके द्वारा लिखा जा रहा है तो राजा को खुश करने के लिए वो राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, उसके बारे में प्रशंसा ही करेगा। उसका क्या करेगा कि राजा को खुश करने के लिए उसके बारे में बहुत सारे उसका प्रशंसा भरी चीज़ों को लिखेगा। तो ये मायने रखता है कि इतिहास किस व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है।
इतिहास जो व्यक्ति लिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, वो किस विचारधारा से प्रभावित है, वो राजा का विचारधारा से प्रभावित है या जनता के विचारधारा से प्रभावित है। जो आज हम कोई राजा के बारे में जो विचार हम लोग पढ़ते हैं, जो जिस चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इस राजा का इतिहास ये रहा है। हो सकता है जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति और राजा से प्रभावित होकर इतिहास को लिखा हो। राजा को खुश करने के लिए इतिहास को लिखा गया हो। तो मेरे प्यारे साथियों, इतिहास को हमें सावधानी पूर्वक पढ़नी चाहिए और इसको हमें सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को खुश करने के लिए इतिहास लिखा गया है तो वो पूर्ण इतिहास नहीं हो सकता है, वो इतिहास का सच्चाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मेरे प्यारे साथियों इतिहास में बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा जा रहा है और किस व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। ये सब बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, इतिहास क्या है या क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतिहास का परिभाषा क्या है, तो पहले हम लोग इतिहास का परिभाषा देखते हैं कि इतिहास अतीत में घटी घटनाओं को व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है। जो इतिहास में जो घटना घट गई उसको हम लोग व्यवस्थित अध्ययन जो कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। इतिहास हमें यह बताता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे समाज का विकास हुआ, लोग कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसे चलते थे, ठीक है, किस तरह से कृषि करते थे। यह हमें क्या बताता है, इतिहास हमें इसके बारे में बताता है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण मेरे प्यारे साथियों क्या है इतिहास से, इतिहास क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हमारी पहचान और संस्कृति को समझने में मदद करता है। जैसे कि हम जो हमारे आने वाले पीढ़ी है वो इतिहास को पढ़कर समझेगा कि हम लोग किस तरह से पर्व मनाते थे, किस तरह से कोई त्यौहार मना रहे थे, किस तरह से हम लोग एकजुट होकर रहते थे। ये सब हमें क्या है समझने में इतिहास मदद करता है। जैसे कि पहले का लोग कौन सा पर्व मनाते थे, पहले का लोग कहाँ यात्रा करते थे, पहले का लोग कौन सा धर्म मानते थे, ये सब हमें क्या होता है, इतिहास जो है समझने में मदद करता है। इतिहास की गलतियां से सीखना क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो हम गलती कर देते हैं इतिहास में, उस गलतियां से बहुत सा ज़्यादा चांस रहता है कि हम नहीं सीख पाते। लेकिन क्या होती है, इतिहास हमें यही बताती है कि जो गलती आप पहले कर दिए हैं वो गलती को क्या है दोहराना नहीं है, वो गलती को क्या है दोहराना नहीं है। अगर हम कोई व्यक्ति पे विश्वास किए और वो हमें धोखा दे दिया तो क्या होता है, उस व्यक्ति पे हमें दोबारा विश्वास नहीं करनी चाहिए। इतिहास हमें यही बताता है कि पीछे जिस व्यक्ति पे आपने विश्वास किया था उसने आपको धोखा दिया, तो आने वाले समय में वो इतिहास से हम सीख सकते हैं कि हमें उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अपनी गलतियों से हमें सीखने का मौका इतिहास देता है, ठीक है। और इतिहास क्या करता है, वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। जो गलतियां हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं या जो गलतियां हम पीछे कर दिए हैं उसको देखते हुए हम भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं कि उस गलतियों को हमें कैसे सुधारें, उस गलतियों पे कैसे काम करें कि जो आने वाला जो भविष्य है हमारा वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों इतिहास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब हमें है कि इतिहास का जो मुख्य बिंदु और आगे का यात्रा जो मेरे प्यारे साथियों हैं, तो इतिहास हमें अतीत को समझने में मदद करती है। क्या है, अतीत को समझने में मदद करती है। पुरातात्विक और साहित्य दोनों स्रोत है जो हमें इतिहास को समझने में मदद करती है। भारत समृद्ध ऐतिहासिक जो विरासत है, भारत का ऐतिहासिक जो विरासत है वो हमें क्या करता है, इतिहास को समझने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि विभिन्न स्रोतों से हम जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, ठीक है। जैसे साक्ष्य, जो साक्ष्य पुरातत्व का जो साक्ष्य है मेरे प्यारे साथियों, ये मिलाकर हमें पूरी तस्वीर देते हैं कि जो साक्ष्य हमारे पास है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी पत्थर पे जो लिखा गया लेख है या जो पांडुलिपियां में लिखी गई चीज़ें हैं, वो हमें क्या करती है, वो एक तस्वीर देती है हमें कि लोग उसके बारे में पढ़कर उस तस्वीर को विजुअलाइज कर सके, उस तस्वीर को देख सके, ठीक है। और क्या है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर प्राचीन राजाओं तक की गौरवशाली परंपरा को हमें बताता है, ठीक है, इतिहास। उसके बाद है मेरे प्यारे साथियों इतिहास के जानने का क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो इतिहास को जानने के मेरे प्यारे साथियों दो स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है।
पुरातात्विक स्रोत मेरे प्यारे साथियों वो स्रोत होते हैं जो खुदाई में मिलते हैं, जैसे कि पत्थर पे, जैसे कि पत्थर हो गया, कोई भवन हो गया, कोई औजार हो गया, बर्तन हो गया, जैसे कि मूर्तियां हो गया, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदाई से मिले अवशेष जैसे बर्तन, औजार, भवन, मूर्तियां और अन्य वस्तुएं जो प्राचीन जीवन के बारे में हमें जानकारी देती है, वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोत वो होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि कोई धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे पांडुलिपियां पे लिखी गई, जैसे कि भोजपत्र पे लिखे गए जो कविताएं हो, जो लिखी गई सामग्रियां हो, वो हमें एक साहित्यिक स्रोत है। वो हमें बताती है कि इतिहास जो हमारा अतीत था वो कैसा था। प्राचीन पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथें, कविताएं और अन्य लिखित सामग्रियां उस समय के समाज और संस्कृति के घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, ये दोनों स्रोत हमें अतीत की पूरी तस्वीर प्रदान करते हैं और इतिहासकारों को सही निष्कर्ष निकालने में क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो पुरातात्विक स्रोत है और जो साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत मिलाकर हम इतिहास के बारे में पूरी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं कि लोग पहले किस तरह से घरों में रहते थे, किस तरह से लोग पहले खेती करते थे, लोग किस तरह से पहले पढ़ाई करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक इतिहास से सीखते हैं। ठीक है, इतिहास से हम जानते हैं कि लोग पहले क्या करते थे। ये सब जो जानकारियां हैं मेरे प्यारे साथियों, वो कौन हमें बताता है, वो इतिहास बताता है। और इतिहास में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत ही हमें जानकारियां प्रदान करती है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में जो मिली वस्तुएं हैं, जो 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हो रहा था, जो सिंधु घाटी के सभ्यता का प्रमुख शहर थे, जो खोज में मिले, वो हमें बताता है कि पहले भारत में जो पहले भी शहर नियोजन व्यवस्था था वो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से था। इतिहास ये हमें बताता है, जो वो इतिहास में जो वो खोज हुआ है, जो इतिहास में वो जो साक्ष्य मिले हैं, वही हमें पीछे के जानकारियों के बारे में बताता है। जैसे खुदाई में मिले वस्तुएं, मुझे बर्तन, मूर्तियाँ, आभूषण, उन्नत प्रकार की योजनाओं के प्रमाण मिलते हैं इतिहास में। ठीक है, जो हमें इतिहास को समझने में मदद करते हैं कि लोग पहले किस तरह से रहते थे, किस तरह से बर्तन का उपयोग करते थे, कौन सा मूर्तियाँ का उपयोग करते थे, किस देवी देवता का पूजा करते थे, कौन सा पशु को पूजा करते थे, कौन सा पशु को वो रखते थे। ये सब हमें क्या होता है, इतिहास का स्रोत से हमें जानकारी मिलती है और हमें आगे समझने में मदद करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत, जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष मेरे प्यारे साथियों, यह सभ्यता लगभग 4500 साल पहले अत्यधिक विकसित हुई। ठीक है, और संगठित थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी मेरे प्यारे साथियों, 4500 साल पहले विकसित हुई थी और संगठित थी। ठीक है, उसमें नियोजन व्यवस्था, नगर नियोजन कैसा था, उसमें ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, जो सिंचाई का व्यवस्था था वो कैसा था, उसमें लोग कैसे रहते थे, उसमें भंडार गृह कैसा था। ये सब चीज़ें हमें इतिहास बताते हैं कि पहले भी लोग सुव्यवस्थित ढंग से और सही ढंग से रहते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इतिहास से प्राप्त जानकारियों के अनुसार मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। यह साबित किया कि भारत में अति प्राचीन काल से ही विकसित सभ्यता मौजूद थी। जो भारत में मेरे प्यारे साथियों क्या थी, विकसित सभ्यता मौजूद थी प्राचीन काल से ही। ठीक है, ये हमें कौन बता रहा है, इतिहास का जो स्रोत है, जो खुदाई में मिला हुआ चीज़ें हैं, वो हमें बता रही है। जैसे कि अभिलेख और सिक्के की जानकारी, जैसे कि अभिलेख और सिक्के की जानकारी से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है कि अभिलेख में मेरे प्यारे साथियों राजा जो है वो किस चीज़ों को लिखवाते थे। ठीक है, अभिलेख जैसे शिलालेख हो गया, जैसे पत्थर पर धातु या मिट्टी के उकेरे गए लेख जो राजाओं के आदेश, धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे अशोक का शिलालेख है, जो अशोक अपने शिलालेख पे जो पत्थर पे लिखवाए गए थे, जो लिपियाँ थी, उसी को हम लोग बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का उपयोग किया जाता था। राजाओं को उपलब्धियां और विवरण को लिखवाया जाता था। राजा कौन कौन सा अच्छे काम किए, प्रजा के लिए कौन कौन सा राजा काम कर रहे हैं, उसके बारे में वो शिलालेख पे लिखवाया जाता था। वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में लिखवाया जाता था। सिक्के से मेरे प्यारे साथियों ये जानकारियाँ प्राप्त होती है कि राजा किस तरह से सिक्के ढलवाते थे। ठीक है, कितना कीमती राजा सिक्के ढलवाते थे, तो उसके शक्ति के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, वो धातु का सिक्के थे, वो शीशा का सिक्के थे, वो
नॉर्मल सिक्के थे। ये सब सिक्के से भी हमें क्या होता है, राजा का एक वर्चस्व के बारे में, अस्तित्व के बारे में पता चलता है कि राजा किस तरह से उस सिक्के पे काम करते थे, किस तरह का राजा का शासन व्यवस्था था, कि कितना राजा कमज़ोर थे, कितना राजा शक्तिशाली थे। ये सब हमें शिलालेख और सिक्के से जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ स्रोत है मेरे प्यारे साथियों, जैसे भारत में राजा और प्रजा का व्यवस्था। ठीक है, भारत में राजा और प्रजा का व्यवस्था किस तरह से चलता था। तो राजा का भूमिका जो होती थी मेरे प्यारे साथियों, राजा की रक्षा और न्याय प्रदान करना। राजा का जो भूमिका होती थी कि जनता का रक्षा करना और न्याय प्रदान करना। युद्ध और शांति का निर्णय लेना। क्या युद्ध और शांति का निर्णय लेना रहता था कि किससे हमें युद्ध करना है, किससे हमें शांति व्यवस्था बनाकर रखना, कौन सा राज्य से हम शांति व्यवस्था बनाकर रखेंगे और किससे हमको युद्ध करना। ये सब कौन तय करता था, ये राजा तय करता था। एक कर एकत्र करना और विकास का कार्य करना। जनता से मेरे प्यारे साथियों क्या होता था, कर एकत्र करता था और वो क्या करता था, जनता के विकास के लिए काम करते थे। और राजा का काम होता था कि धर्म का संरक्षण करना। जैसे प्रजा के वर्ग में कौन कौन से थे, तो प्रजा का वर्ग में मेरे प्यारे साथियों ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कौन होते थे, जो पुजारी वर्ग के लोग थे, जो विद्वान होते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय कौन थे, जो युद्ध कौशल में परिपूर्ण होते थे, जो युद्ध करते थे। ठीक है, और जिसके पास बहादुरी से लड़ने का शक्ति होता था वो क्या होते थे, क्षत्रिय होते थे। अब वैश्य मेरे प्यारे साथियों, उस टाइम का जो वैश्य होते थे वो व्यापारी और किसान होते थे। ठीक है, उसको हम लोग व्यापारी और किसान को क्या बोलते थे, वैश्य बोलते थे। शूद्र जो मेरे प्यारे साथियों, आज जिसको हम लोग छोटे जाति बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं, वो क्या है, सेवक और कारीगर होते थे। वो क्या होते थे, सेवक होते थे, राजा का सेवा करने वाले होते थे। और क्या होते थे, कारीगर होते थे। राजा का समय में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, तो मंत्री परिषद जो था मेरे प्यारे साथियों, वो राजा का सलाह देता था। ठीक है, राजा के समय में जो मंत्री परिषद था वो राजा को सलाह देता था। गांव और नगर की स्थानीय व्यवस्था को बनाकर रखता था। न्यायालय और सेना का संगठन करता था। ठीक है, और कर संग्रह प्रणाली को देख रेख करता था। कौन, राजा का प्रशासनिक व्यवस्था जो था वो ये सब देख रेख करता था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आते हैं हम लोग तिथियां पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैलेंडर और समय गणना का विकास। ठीक है, तिथियां मेरे प्यारे साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तिथियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तिथि बदलता है तो इतिहास बदल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कोई घटना ईसा पूर्व में घटा हो और उसको हम अगर लिख देते ईस्वी में घटा हो, तब क्या है, बदल जाएगी, इतिहास पूरा बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि इतिहास में अगर तिथि बदल गई तो पूरा इतिहास बदल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैलेंडर और समय की गणना का विकास पहले लोग कैसे करते थे। जब हमारे पास कैलेंडर नहीं था, जब हमारे पास घड़ी नहीं था, तब उस टाइम मेरे प्यारे साथियों लोग दिन का, समय का और डेट का गणना कैसे करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों कुछ प्राकृतिक संकेत होते थे पहले। ठीक है, पहले कुछ प्राकृतिक संकेत होते थे समय को देखने का और तारीखों का गणना करने का। जैसे कि आज हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि एक एडिडास का हम के बारे में समझते हैं। जैसे कि एडिडास के बारे में मेरे प्यारे साथियों, जैसे ये 3 सिंबल है। ठीक है, ये 3 सिंबल है तो हम लोग समझते हैं कि ये एडिडास है। क्या है, एडिडास है। अगर इसमें टिक लगा हुआ हो तो ये हम लोग क्या समझते हैं, नाइकी का सिंबल है। उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, उस टाइम एक प्रतीक का यूज किया जाता था, चिन्ह का यूज किया जाता था कि ये अगर ये कोई चिन्ह है तो ये चिन्ह का मतलब क्या होता है कि समय 12 बज गया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर उसके सर के नीचे उसका परछाई छोटा बन रहा है तो समझ जाते थे कि 12 बज रहा है। ठीक है, उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों चंद्रमा के माध्यम से हम लोग तिथि का निर्धारण करते थे। उसी तरह से सूर्य के माध्यम से हम लोग, सूर्य के एक चिन्ह प्रतीकों के माध्यम से हम लोग समय का निर्धारण करते थे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि प्राचीन काल में लोग चंद्रमा की कलाओं, मौसम के बदलाव और सूर्य की स्थिति के समय का पता लगाते थे। ठीक है, जो मौसम का बदलाव होता था उससे हम लोग क्या करते थे कि समय का पता लगाते थे। ठीक है, और तिथि का पता लगाते थे। चंद्रमा और सौर वर्ष, चंद्रमा के चक्र पर आधारित चंद्र वर्ष और सूर्य के गति पर आधारित सौर वर्ष का विकास हुआ। ठीक है, उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों तिथि। ठीक है, विक्रम संवत और शक संवत। भारत में विभिन्न कैलेंडर प्रणाली विकसित हुई जो आज भी उपयोगी में है। समय की सही गणना कृषि, धार्मिक अनुष्ठान और प्रशासनिक कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इतिहासकार घटनाओं को तिथि निर्धारित करने के लिए इन कैलेंडरों का उपयोग करते थे।
इतिहास में जो है मेरे प्यारे साथियों, तिथियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जो इतिहासकार इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं कि कितनी साल पहले ये घटनाएं घटी है, वो हमें जानकारी के माध्यम से बताते हैं। उसके बाद है कि प्राचीन भारत और भौगोलिक स्थिति का महत्व। जो भारत का जो मेरे प्यारे साथियों, वो भारत जो उसका भौगोलिक स्थिति है भारत का, वो कैसा था। ठीक है, तो भौगोलिक विशेषताएं, भारत का भौगोलिक विशेषताएं क्या थी, तो हिमालय के उत्तर से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जो मेरे प्यारे साथियों, जो हिमालय जो था उसके उत्तर से क्या होता था, सुरक्षा प्रदान किया जाता था। गंगा सिंध नदियों के उपजाऊ भूमि थी हमारे पास। जो गंगा का मैदान था वो क्या था, उपजाऊ भूमि था। और सिंध का जो भी भूमि था वो भी बहुत उपजाऊ था। समुद्र तटों से व्यापार को बढ़ावा मिलता था। मेरे प्यारे साथियों, ये गुजरात से लेकर ये महाराष्ट्र तक, जो केरल तक है, यहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। तो समुद्र तटों से हमें क्या होता था, व्यापार को बढ़ावा मिलता था। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर यूरोपियों भी आए थे, यूरोप का जो लोग थे वो भी आए थे, तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, समुद्र तटों के किनारे। सबसे पहले वो समुद्र तटों के किनारे पहुँचे थे और वहीं से वो मसाला का व्यापार करने के लिए शुरू किए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है कि भौगोलिक क्षेत्र जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कृषि का विकास। कृषि का विकास मेरे प्यारे साथियों, नदियों के किनारे उपजाऊ मैदान और कृषि फली फूली, मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर कृषि नदियों के किनारे, जैसे कि गंगा नदी, सिंधु नदी, यही सब नदियों के किनारे मेरे प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा कृषि क्या हुआ, फला फूला, सबसे ज़्यादा कृषि डेवलप हुआ। जो क्षेत्र गंगा के मैदान में है वहाँ सबसे ज़्यादा कृषि हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे आपका लेह लद्दाख हो गया, वहाँ क्या हुआ, कृषि नहीं फली फूली। तो भौगोलिक क्षेत्र भी जो मेरे प्यारे साथियों बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, उसका बाद व्यापार मार्ग, स्थल और समुद्र मार्गों, अन्य देशों से व्यापार कैसे होता था, हमें इसके बारे में भी बताता है। जैसे व्यापार मार्ग, स्थल और समुद्र मार्गों से अन्य देशों से व्यापार। मेरे प्यारे साथियों, हमें इतिहास ये भी बताता है कि पहले कैसे स्थल और समुद्र मार्ग से व्यापार हुआ करता था। यह संस्कृति और विविधता, इतिहास हमें भौगोलिक विविधता, विभिन्न संस्कृतियों को जन्म दिया। ठीक है, भौगोलिक विविधता विभिन्न संस्कृतियों का क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है, तो इतिहास जो है मेरे प्यारे साथियों, वो संस्कृति और भौगोलिक विविधता के बारे में भी बताता है कि किस तरह से हमारे भौगोलिक विविधता के साथ साथ हमारे विविध संस्कृति रहा है। ठीक है, इतिहासकार कैसे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो है वो उस अतीत के बारे में कैसे फिर से पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, वो साक्ष्य एकत्र करके वो इतिहास के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। ठीक है, जो इतिहासकार जो साक्ष्य अर्जित करते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ से, जैसे साहित्यिक स्रोत से, वो साक्ष्य को एकत्र करते हैं और उससे क्या करते हैं, वो एक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे पुरातात्विक खुदाई से, अभिलेख से, साहित्यिक स्रोत से हमें जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं। ठीक है, विश्लेषण और व्याख्या, एकत्रित साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, वो जो अध्ययन जो सावधानीपूर्वक मेरे प्यारे साथियों इतिहास का अध्ययन करना होता है, नहीं तो हमें क्या होगा, इतिहास के बारे में हम गलत जानकारियों प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इतिहास में क्या होता है, सावधानीपूर्वक अध्ययन करना पड़ता है इतिहास के हमें। ठीक है, सत्यापन और तुलना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी की तुलना और सत्यापन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न स्रोत जो है मेरे प्यारे साथियों, उससे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका तुलना करके एक सत्यापन हम लोग प्राप्त करते हैं। उसका बाद निष्कर्ष और लेखन, सभी जानकारी को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर इतिहास को पुनर्निर्माण किया जाता है। सभी जानकारी को हम लोग एकत्र करते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से एकत्र करते हैं और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी इकट्ठा करके इतिहास के बारे में हमें इतिहास लिखते हैं। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे साथियों, इतिहासकार जासूसों की तरह काम करते हैं। क्या है, इतिहासकार एक जासूस की तरह काम करते हैं जो अतीत के सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी बनाते हैं। क्या होता है, पूरी कहानी बनाते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार जो मेरे प्यारे साथियों, इतिहास का अध्ययन करना बहुत बारीकी से और बहुत सावधानी बरत कर हमें अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम इतिहास के बारे में गलत जानकारी पहुंचा सकते हैं और उससे क्या हो सकता है कि आने वाले जो हमारे भविष्य इतिहास के बारे में जो पढ़ेंगे उसे गलत जानकारियां पहुंच सकती हैं। तो यही रहा हमारे इतिहास का आज एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था क्लास 6 का, क्या, कब, कहाँ और कैसे, उसके बारे में हम लोग देखें। तो चलिए
वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आने वाले अगले चैप्टर है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कल के क्लास में।